हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू नॉलेज गैलरी। आज हम इस वीडियो में पढ़ेंगे कक्षा 6 हिंदी वसंत भाग 1 का पाठ 17 सांस सांस में बास। सांस सांस में बास का अर्थ है कि हर जगह बास ही बास। यह पाठ एलेक्स एम जॉर्ज द्वारा रचित है और इसका हिंदी अनुवाद शशि सबलोग जी ने किया है। यह पाठ निबंध है और यह गद्य विधा में आता है। इस पाठ में लेखक ने बांस के उपयोग का वर्णन किया है कि आज के युग में बांस का हम क्या क्या उपयोग कर सकते हैं। तो आइए पढ़ते हैं पाठ सांस सांस में बांस। एक जादूगर थे चंकी चंगल नबा। चंकी चंगल नबा क्या है? जादूगर अर्थात मैजिशियन थे। अपने जीवन में उन्होंने कई बड़े बड़े करतब दिखलाए। जब मरने को हुए तो लोगों से बोले, मुझे दफनाए जाने के छठे दिन मेरी कब्र खोदकर देखोगे तो कुछ नया सा पाओगे। ये जो जादूगर थे, इन्होंने अपने जीवन में अनेक तरह के करतब दिखाए और जादू दिखाए। जब वो मरने वाले थे तो लोगों को उन्होंने बोला कि मुझे जो है दफनाए जाने के तुम छठे दिन बाद मेरी कब्र खोदकर देखोगे तो तुम्हें कुछ नई सी चीजें मिलेंगी। कहा जाता है कि मौत के छठे दिन उनकी कब्र खोदी गई और उसमें से निकले बांस की टोकरियों के कई सारे डिजाइन। लोगों ने उन्हें देखा, पहले उनकी नकल की और फिर नए डिजाइन भी बनाए। कहा जाता है कि उन जादूगर की मौत के छठे दिन उनकी कब्र को खोदा गया और उसमें से बांस की टोकरियों के कई सारे डिजाइन निकले। लोगों ने जो है उन्हें पहले देखा और फिर उनकी नकल करी तथा उसके बाद फिर नए डिजाइन भी बनाए। बांस भारत के विभिन्न हिस्सों में बहुतायत में होता है। भारत के उत्तर पूर्वी क्षेत्र के 7 राज्यों में बांस बहुत उगता है, इसलिए वहाँ बांस की चीजें बनाने का चलन भी खूब है। बांस जो है भारत में कई हिस्सों में जो है भारत के बहुतायत में तक बहुत अधिक उगता है। भारत के जो उत्तरी पूर्वी क्षेत्र है वहाँ के 7 राज्यों में बांस अत्यधिक उगता है, इसलिए वहाँ जो है बांस से बनी हुई चीजों का अत्यधिक चलन है। सभी समुदायों के भरण पोषण में इसका बहुत हाथ है। यहाँ हम खास तौर पर देश के उत्तर पूर्वी राज्य नागालैंड की बात करेंगे। नागालैंड के निवासियों में बांस की चीजें बनाने का खूब प्रचलन है। वहाँ जो है सभी समुदाय के जो लोग हैं उनका भरण पोषण अर्थात जो उनके रोजगार है उन सब में बांस का अत्यधिक योगदान है। अब हम जो है उत्तरी पूर्वी के राज्य नागालैंड की बात करेंगे। नागालैंड के निवासियों में बांस की चीजें बनाने का प्रचलन जो है अत्यधिक है, क्योंकि वहाँ पे जो है बांस अत्यधिक उगता है। इंसान ने जब हाथ से कलात्मक चीजें बनानी शुरू की, बांस की चीजें तभी से बन रही हैं। आवश्यकता के अनुसार इसमें बदलाव हुए हैं और अब भी हो रहे हैं। इंसान ने जो है जब भी हाथ से कलात्मक चीजें बनानी शुरू करी अर्थात जो हैंडीक्राफ्ट शुरू करे, उसमें बांस की चीजें तभी से ही बन रही है और उसमें आवश्यकता के अनुसार बदलाव भी होते रहते हैं। कहते हैं कि बांस की बुनाई का रिश्ता उस दौर से है जब इंसान भोजन इकट्ठा करता था। शायद भोजन इकट्ठा करने के लिए ही उसने ऐसी डलिया नुमा चीजें बनाई होगी। क्या पता बया जैसी किसी चिड़िया के घोंसले से टोकरी के आकार और बनावट की तरकीब हाथ लगी हो। कहा जाता है कि बांस का जो है बांस से बुनाई का रिश्ता जो है उस जमाने से है जब इंसान जो है भोजन इकट्ठा करता था, जब जो है इंसान पढ़ा लिखा नहीं था आदि मानव के जमाने से। शायद उस समय भोजन इकट्ठा करने के लिए उसने कोई ऐसी डलिया नुमा चीज बनाई होगी। क्या पता बया एक चिड़िया का नाम है, जैसी किसी चिड़िया के घोंसले से टोकरी के आकार और बुनावट की तरकीब हाथ लगी होगी। बया जो है अपना चिड़िया अत्यधिक सुंदर बनाती है, तो उसी को ही देखकर क्या पता इंसान को उसकी तरकीब हाथ लगी हो। बांस से केवल टोकरियां ही नहीं बनती, बांस की खपच्चियों से ढेर सारी चीजें बनाई जाती हैं, जैसे तरह तरह की चटाइयां, टोपियां, टोकरियां, बर्तन, बैलगाड़ियां, फर्नीचर, सजावटी सामान, जाल, मकान, पुल और खिलौने भी। बांस से केवल टोकरी ही नहीं बनती, अपितु बांस की जो खपच्चियां हैं अर्थात जो पतली लकड़ियां हैं उनसे अनेकों चीजें बनती हैं, जैसे अनेक प्रकार की चटाइयां, टोपी, टोकरी, बर्तन, बैलगाड़ियां, फर्नीचर, सजावटी सामान, जाल, मकान, पुल और खिलौने। ये सब चीजें जो है हमें बांस से बनी हुई मिल जाती हैं।
असम में ऐसे ही एक जाल जकाई से मछली पकड़ते हैं। असम में जो है एक जाल होता है जिसे जकाई कहते हैं, उससे मछलियां पकड़ते हैं। छोटी मछलियों को पकड़ने के लिए इसे पानी की सतह पर रखा जाता है या फिर धीरे धीरे चलते हुए खींचा जाता है। बांस की कपच्चों को इस तरह बांधा जाता है कि वे शंकु का आकार ले लें। इस शंकु का ऊपरी हिस्सा अंडाकार होता है। निचले नुकीले सिरे पर कपच्चियां एक दूसरे से गुथी होती हैं। अब ये जो जकाई था जाल है, इसे छोटी मछलियों को पकड़ने के लिए पानी की सतह पर तक नीचे तल में रखा जाता है या फिर धीरे धीरे चलते हुए खींचा जाता है। बांस की खपच्चियों को जो है इसमें इस प्रकार से बांधा जाता है कि वे जो एक शंकु का आकार ले ले। इसका जो है ऊपरी हिस्सा अंडाकार होता है और नीचे की जो हिस्सा है वहां पे खपच्चियां इस तरह से गुथी होती है कि वो नुकीला हो जाता है। खपच्चियों से तरह तरह की टोपियां भी बनाई जाती हैं। असम के चाय बागानों के चित्रों में तुम्हें लोग ऐसी टोपियां पहने दिख जाएंगे और हाँ, उनकी पीठ पर टंगी बांस की बड़ी सी टोकरी देखना मत भूलना। ये जो खपच्चियां है, इनसे अनेक प्रकार की टोपियां भी बनाई जाती हैं। असम के जो चाय के बागान है, वहां के लोग ऐसी टोपियां पहने दिख जाएंगे और जो उनके पीठ पर बांस की बड़ी सी टोकरी टंगी रहती है, उसे भी तुम देखना मत भूलना। जुलाई से अक्टूबर घनघोर बारिश के महीने, यानी लोगों के पास बहुत सारा खाली वक्त या कहो आसपास के जंगलों से बांस इकट्ठे करने का सही वक्त। जो जुलाई से अक्टूबर के घनघोर बारिश के महीने हैं, उनमें लोगों के पास बहुत सारा खाली वक्त होता है या कहें कि आसपास के जो जंगल है उनसे बांस इकट्ठे करने का यही सही वक्त होता है। इस समय जो है लोगों पे खाली वक्त होता है तो वो इस समय आसानी से बांस इकट्ठा कर लेते हैं। आमतौर पर वे 1 से 3 साल की उम्र वाले बांस काटते हैं। बूढ़े बांस सख्त होते हैं और टूट भी जाते हैं। वो जो है आमतौर पर 1 से 3 साल की उम्र वाले बांस ही काटते हैं। जो ज्यादा उम्र के तथा पुराने बांस हो जाते हैं वो बूढ़े हो जाते हैं और वो सख्त तथा टूट भी जल्दी जाते हैं। बांस से शाखाएं और पत्तियां अलग कर दी जाती है। इसके बाद ऐसे बांसों को चुना जाता है जिनमें गांठें दूर दूर होती है। दाव यानी चौड़े चांद जैसी फाल वाले चाकू से इन्हें छीलकर खपच्चियां तैयार की जाती है। खपच्चों की लंबाई पहले से ही तय कर ली जाती है। ये जो बांस है, बांस पे जो शाखाएं और पत्तियां होती है उन्हें अलग कर दिया जाता है और फिर ऐसे बांसों को चुना जाता है जिनमें जो है गांठें दूर दूर होती है। दाव दाव होता है चौड़ा चांद जैसी फाल वाला अर्थात चाकू होता है। इससे बांस को छीलकर खपच्चियां तैयार कर ली जाती है। खपच्चों की लंबाई पहले से ही तय कर ली जाती है कि उन्हें क्या सामान बनाना है, उसी अकॉर्डिंग वो उसकी जो लंबाई तय कर लेते हैं। मसलन आसन जैसी छोटी चीजें बनाने के लिए बांस को हर एक गठान से काटा जाता है, लेकिन टोकरी बनाने के लिए हो सकता है कि 2 या 3 या 4 गठानों वाली लंबी खपच्चियां काटी जाए। यानी कहाँ से काटा जाए यह टोकरी की लंबाई पर निर्भर करता है। जो मसलन और आसन आदि चीजें हैं, छोटी चीजें, उनके लिए बांस को हर एक गठान से काटा जाता है, लेकिन जो बड़ी चीजें हैं उनके लिए 2, 3 या 4 गठान वाली लंबी खपच्चियां काटते हैं। उसमें ये जो टोकरियों की लंबाई है उसके अनुसार ही उसको काटा जाता है। आमतौर पर खपच्चों की चौड़ाई 1 इंच से ज्यादा नहीं होती है। चौड़ी खपच्चियां किसी काम की नहीं होती। इन्हें चीरकर पतली खपच्चियां बनाई जाती है। पतली खपच्चियां लचीली होती हैं। खपच्चियां चीरना उस्तादी का काम है। हाथों की कलाकारी के बिना खपच्चों की मोटाई बराबर बनाए रखना आसान नहीं। इस हुनर को पाने में काफी समय लगता है। जो ये खपच्चियां हैं, इनकी चौड़ाई 1 इंच से ज्यादा नहीं होती है, क्योंकि जो इससे ज्यादा चौड़ी खपच्चियां हैं वो किसी काम की नहीं होती। इन्हें चीरकर पतली खपच्चियां बनाया जाता है। पतली खपच्चियां जो है लचीली होती हैं और इन खपच्चों को चीरना कोई आसान काम नहीं है, ये उस्तादी का काम है। हाथों की कलाकारी के बिना खपच्चों की मोटाई बराबर रखना आसान नहीं है। इस हुनर को पाने के लिए बहुत अधिक मेहनत और समय लगता है। टोकरी बनाने से पहले खपच्चों को चिकना बनाना बहुत जरूरी है। यहाँ फिर दाव काम आता है। खपच्ची बाएं हाथ में होती है और दाव दाएं हाथ में। अब जो टोकरियों को बनाने के लिए इन खपच्चियों को चिकना करना जो होता है, यहाँ फिर दाव होता है, वही चाकू काम आता है। इसमें खपच्ची जो है बाएं हाथ अर्थात उल्टे हाथ में होती है, लेफ्ट हैंड में, और दाव दाहिने हाथ अर्थात राइट हैंड में। दाव का धारदार सिरा खपच्ची को दबाए रहता है
जबकि तर्जनी दांव के एकदम नीचे होती है। इस स्थिति में बाएं हाथ से खपच्ची को बाहर की ओर खींचा जाता है। इस दौरान दायां अंगूठा दांव को अंदर की ओर दबाता है और दांव खपच्ची पर दबाव बनाते हुए घिसाई करता है। जब तक खपच्ची एकदम चिकनी नहीं होती, यह प्रक्रिया दोहराई जाती है। जब तक खपच्ची एकदम चिकनी और काम लेने योग्य नहीं हो जाती, तब तक इस प्रक्रिया को बार बार दोहराया जाता है। इसके बाद होती है खपच्चियों की रंगाई। इसके लिए ज्यादातर गुड़हल, इमली की पत्तियां आदि का ही उपयोग किया जाता है। काले रंग के लिए उन्हें आम की छाल में लपेटकर कुछ दिनों के लिए मिट्टी में दबाकर रखा जाता है। अब इन्हें रंगाई शुरू होती है, इसके लिए ज्यादातर गुड़हल या इमली की पत्तियों का उपयोग करते हैं। और यदि काला रंग करना है तो उसके लिए आम की छाल में लपेटकर कुछ दिन मिट्टी में दबाकर रख देते हैं। बांस की बुनाई वैसी ही होती है जैसे कोई और बुनाई। पहले खपच्चियों को चित्र में दिखाए गए तरीके से आड़ा तिरछा रखा जाता है। फिर बाने को बारी बारी से ताने के ऊपर नीचे किया जाता है। इससे चेक का डिजाइन बनता है, पलंग की निवाड़ की बुनाई की तरह। अब बांस की बुनाई ठीक वैसे ही होती है जैसे कोई और बुनाई। पहले खपच्चों को चित्र में दिखाए गए तरीके से आड़ा तिरछा रखा जाता है। चित्र अब यहाँ देख रहे हैं कि ये खपच्चे इनको आड़ा टेढ़ा रखा हुआ है और इसमें ऊपर नीचे इस तरह से करा जा रहा है कि ये बुनाई चटाई की जैसे बनती जा रही है। और फिर बाने को बारी बारी से ऊपर नीचे करते हैं, इससे चेक का डिजाइन बनता है। पलंग की जो निवाड़ है, इसकी बुनाई भी इसी तरह से ही होती है। ट्विल बुनना हो तो हर एक बाना 2 या 3 तानों के ऊपर और नीचे से जाता है। इससे कई सारे डिजाइन बनाए जा सकते हैं। टोकरी के सिरे पर खपच्चों को या तो चोटी की तरह गूंथ लिया जाता है या फिर कटे सिरों को नीचे की ओर मोड़कर फंसा दिया जाता है और हमारी टोकरी तैयार। चाहे तो बेचो या घर पर ही काम ले लो। अब हमें यदि टोकरी बनानी है, टोकरी के लिए सिरे पर खपच्चों को या तो चोटी की तरह गूंथ देते हैं या फिर कटे सिरों को नीचे की ओर मोड़कर फंसा दिया जाता है और हमारी टोकरी तैयार हो जाती है। अब चाहे इसे हम काम में लें या फिर बेच दें। तो इस प्रकार इसमें लेखक ने बांस से बनाई हुई चीजों का वर्णन किया है कि हमारे लिए बांस किस तरह से उपयोगी है, कैसे नागालैंड आदि राज्यों में ये उनके रोजी रोटी का साधन है। अब शुरू करते हैं प्रश्न अभ्यास निबंध से। प्रश्न 1, बांस को बूढ़ा कब कहा जाता है? बूढ़े बांस में कौन सी विशेषता होती है जो युवा बांस में नहीं पाई जाती? उत्तर, 3 साल और उससे अधिक उम्र वाले बांस को बूढ़ा बांस कहा जा सकता है। बूढ़ा बांस बहुत सख्त होता है और जल्दी टूट जाता है, जबकि युवा बांस मुलायम होते हैं और आसानी से मुड़ जाते हैं। युवा बांस को टोकरी या अन्य सामान बनाने के लिए किसी भी तरह से मोड़ा जा सकता है। प्रश्न 2, बांस से बनाई जाने वाली चीजों में सबसे आश्चर्यजनक चीज तुम्हें कौन सी लगी और क्यों? उत्तर, वैसे तो बांस से बनी हुई सारी चीजें जैसे टोकरी, चटाई, बर्तन आदि सभी आश्चर्यजनक लगते हैं, परंतु बांस से बनी हुई बत्तख, चिड़िया जैसी आकृतियों वाली टोकरियां बहुत आश्चर्यजनक व सुंदर लगती हैं। वो आकृतियां इतनी सजीव होती है कि विश्वास करना मुश्किल होता है। बांस की बुनाई आश्चर्यजनक और सम्मान देने योग्य है। प्रश्न 3, बांस की बुनाई मानव के इतिहास में कब आरंभ हुई होगी? उत्तर, बांस की बुनाई मानव के इतिहास में तब प्रारंभ हुई होगी जब से मनुष्य ने भोजन इकट्ठा करना शुरू किया होगा। भोजन एकत्र करने के लिए किसी डलियानुमा वस्तु की जरूरत महसूस होने पर उसने बांस की बुनाई शुरू की होगी। शायद उसने टोकरी के आकार और बुनावट की तरकीब चिड़िया के घोंसले को देखकर प्राप्त की हो, फिर बाद में धीरे धीरे इससे और भी कलात्मक चीजें बनाना शुरू कर दिया होगा। प्रश्न 4, बांस के विभिन्न उपयोगों से संबंधित जानकारी देश के किस भूभाग के संदर्भ में दी गई है? एटलस में देखो। उत्तर, भारत के उत्तर पूर्व में स्थित राज्यों में बांस का उपयोग बहुत अधिक मात्रा में होता है। उत्तर पूर्वी क्षेत्र के इन राज्यों के नाम है अरुणाचल प्रदेश, असम, मेघालय, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम और त्रिपुरा। निबंध से आगे के प्रश्न। प्रश्न 1, बांस के कई उपयोग इस पाठ में बताए गए हैं, लेकिन बांस के उपयोग का दायरा बहुत बड़ा है। नीचे दिए गए शब्दों की मदद से तुम इस दायरे को पहचान सकते हो। संगीत, प्रकाशन, एक नया संदर्भ, मच्छर, फर्नीचर। उत्तर, संगीत।
संगीत के लिए विभिन्न प्रकार की बांसुरी और शहनाई बनाई जाती है। प्रकाशन, किताबों के प्रकाशन के लिए बांस से कागज बनाया जाता है। एक नया संदर्भ, बांस से बर्तन, औजार, टोकरी, मकान, टोपी इत्यादि भी बनाए जाते हैं। मच्छर, मच्छरदानी लगाने के लिए बांस की छड़ी बनाई जाती है। फर्नीचर, बांस से फर्नीचर बनाया जाता है। प्रश्न 2, इस लेख में दैनिक उपयोग की चीजें बनाने के लिए बांस का उल्लेख प्राकृतिक संसाधन के रूप में हुआ है। नीचे दिए हुए प्राकृतिक संसाधनों से दैनिक उपयोग की कौन कौन सी चीजें बनाई जाती हैं? प्राकृतिक संसाधन, चमड़ा, घास के तिनके, पेड़ की छाल, गोबर, मिट्टी। अब दैनिक उपयोग की वस्तुएं लिखनी है। इनमें से किन्हीं दो या दो प्राकृतिक साधनों का इस्तेमाल करते हुए कोई एक चीज बनाने का तरीका अपने शब्दों में लिखो। उत्तर, चमड़ा, जूता, बेल्ट, बैग, पर्स आदि। मोची द्वारा चमड़े को पहले आकार दिया जाता है, फिर उसे विभिन्न टुकड़ों में काटा जाता है। इन टुकड़ों को मशीनों की सहायता से आपस में जोड़ा जाता है। इन्हें सुंदर बनाने के लिए इनमें सिलाइयां लगाई जाती हैं, तब जाकर विभिन्न प्रकार के जूते बनते हैं। घास के तिनके, झाड़ू, खिलौने, चटाई आदि। घास के तिनकों से झाड़ू बनाने के लिए सबसे पहले बड़ी बड़ी घासों के तिनकों को इकट्ठा करना होता है। जब ये इकट्ठी हो जाए तो इन्हें किसी की सहायता से बांधना होता है और घास की झाड़ू तैयार हो जाती है। गोबर, उपले, घर की लिपाई, पुताई, खाद आदि। गोबर को इकट्ठा करके हाथों में थोड़ा थोड़ा लेकर रोटी के समान दोनों हाथों के मध्य गोल फैलाते हुए गोल आकार देना होता है। फिर उसे जमीन या दीवार पर चिपका दिया जाता है। करीब एक सप्ताह तक सूखने के बाद उपले तैयार होते हैं। पेड़ की छाल, कागज, अगरबत्ती आदि। मिट्टी, मकान, खिलौना, बर्तन आदि। प्रश्न 3, जिन जगहों की सांस सांस में बांस बसा है, अखबार और टेलीविजन के जरिए उन जगहों की कैसी तस्वीर तुम्हारे मन में बनती है? उत्तर, जिन जगहों की सांस में बांस बसा है वहां के लोगों का जीवन बांस पर ही निर्भर होता है। वहां सभी लोग बांस का ही व्यापार करते हैं, जैसे टोकरी, जाल, चटाई, खिलौने, फर्नीचर, बर्तन, औजार आदि। लोग बांस के बने घरों में रहते हैं और बांस की बनी टोपियां पहनते हैं। हर तरफ बांस की चिरी हुई खपच्चियां बिखरी दिखाई देती है। वहां अगर बांस न हो तो उनकी जीविका खतरे में पड़ जाएगी। वे लोग अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए बांस पर ही निर्भर रहते हैं। आजकल सरकार भी बांस उद्योग को प्रोत्साहित कर रही है। अनुमान और कल्पना पर आधारित प्रश्न। इस पाठ में कई हिस्से हैं जहां किसी काम को करने का तरीका समझाया गया है, जैसे छोटी मछलियों को पकड़ने के लिए इसे पानी की सतह पर रखा जाता है या फिर धीरे धीरे चलते हुए खींचा जाता है। बांस की खपच्चियों को इस तरह बांधा जाता है कि वे एक शंकु का आकार ले ले। इस शंकु का ऊपरी सिरा अंडाकार होता है। निचले नुकीले सिरे पर खपच्चियां एक दूसरे में गुथी हुई होती है। इस वर्णन को ध्यान से पढ़कर नीचे दिए गए प्रश्नों के उत्तर अनुमान लगाकर दो। यदि अंदाज लगाने में दिक्कत हो तो आपस में बातचीत करके सोचो। क्या बांस से बनाए हुए गए शंकु के आकार का जाल छोटी मछलियों को पकड़ने के लिए ही क्यों इस्तेमाल किया जाता है? शंकु का ऊपरी हिस्सा अंडाकार होता है तो नीचे का हिस्सा कैसा दिखाई देता है? इस जाल से मछली पकड़ने वालों को धीरे धीरे क्यों चलना पड़ता है? उत्तर, शंकु के आकार के जाल में छोटी मछलियां शीघ्रता से और ज्यादा फंसती हैं। इस जाल को जकाई कहा जाता है। शंकु के आकार के जाल में से पानी आसानी से निकल जाता है। यह थोड़ा गहरा होता है, अतः मछली इसके तल में ही रह जाती है और उछलकर बाहर नहीं आ पाती है। खैर, शंकु का ऊपरी हिस्सा अंडाकार होता है तो नीचे का हिस्सा नुकीला दिखाई देता है। जाल में मछलियां ज्यादा होने के कारण मछलियों के वजन से जाल टूटने जाने का डर रहता है, इसलिए इस जाल से मछलियों को पकड़ने वालों को धीरे धीरे चलना पड़ता है। शब्दों पर गौर। प्रश्न 1, हाथों की कलाकारी, आड़ा तिरछा, घनघोर बारिश, डलियानुमा, बुनाई का सफर, कहे मुताबिक। इन वाक्यांशों का वाक्यों में प्रयोग करो। उत्तर, हाथों की कलाकारी। हाथों की कलाकारी से ही बांस की वस्तुओं का निर्माण संभव है। घनघोर बारिश, यहाँ सवेरे से घनघोर बारिश हो रही है। बुनाई का सफर, बांसों की बुनाई का सफर सदियों पुराना है। आड़ा तिरछा, बांसों को आड़ा तिरछा आकार देकर ही अलग अलग वस्तुओं का निर्माण होता है। डलियानुमा,
यह डलियानुमा टोकरी बहुत सुंदर है। कहे मुताबिक, अध्यापक के कहे मुताबिक मैंने अपना गृह कार्य स्वयं कर लिया। व्याकरण। प्रश्न 1, बुनावट शब्द बुन क्रिया में आवर्त प्रत्यय जोड़ने से बनता है। इसी प्रकार नुकीला, दबाव, घिसाई भी मूल शब्द में विभिन्न प्रत्यय जोड़ने से बने हैं। इन चारों शब्दों में प्रत्यय को पहचानो और उनसे तीन तीन शब्द और बनाओ। इन शब्दों का वाक्य में भी प्रयोग करो। बुनावट, नुकीला, दबाव, घिसाई। उत्तर, बुनावट। बुन प्लस आवट। बांस से बनी टोकरी की बुनावट बहुत सुंदर है। लिखावट, लिख प्लस आवट। श्याम की लिखावट बहुत सुंदर है। मिलावट, मिल प्लस आवट। आजकल सभी चीजों में मिलावट रहती है। सजावट, सज प्लस आवट। दिवाली पर तुम्हारे घर की सजावट बहुत सुंदर थी। नुकीला, नुक प्लस ईला प्रत्यय। यह चाकू बहुत नुकीला है। बर्फीला, बर्फ प्लस इला। कश्मीर बर्फीला इलाका है। चमकीला, चमक प्लस ईला। यह हीरा अधिक चमकीला है। जहरीला, जहर प्लस हीरा। कोबरा सांप बहुत जहरीला होता है। दबाव, दब प्लस आओ। आजकल ऑफिस में काम का दबाव ज्यादा है। बहाव, बह प्लस आओ। नदी में पानी का बहाव तेज है। चुनाव, चुन प्लस आओ। कल शहर में चुनाव है। जमाव, जम प्लस आओ। गांव में बारिश के पानी का जमाव देखने लायक है। घिसाई, घिस प्लस आई। पत्थरों की घिसाई अच्छी तरह से करो। पिसाई, पिस प्लस आई। गेहूं की पिसाई जल्दी करो। धुनाई, धुन प्लस आई। रुई की धुनाई करके रजाई में भरी जाती है। पढ़ाई, पढ़ प्लस आई। रोहन पढ़ाई में बहुत होशियार है। प्रश्न 2, नीचे पाठ से कुछ वाक्य दिए गए हैं। क, वहां बांस की चीजें बनाने का चलन भी खूब है। ख, हम यहाँ बांस की एक दो चीजों का ही जिक्र कर पाए हैं। ग, मसलन आसन जैसी छोटी चीजें बनाने के लिए बांस को हर एक गठान से काटा जाता है। घ, खपच्चों से तरह तरह की टोपियां भी बनाई जाती हैं। रेखांकित शब्दों को ध्यान में रखते हुए इन बातों को अलग ढंग से लिखो। वहां बांस की चीजें बहुत चलन में हैं। यहाँ पर हम बांस की एक दो चीजों की ही चर्चा कर पाए हैं। मसलन आसन जैसी छोटी चीजें बनाने के लिए हर एक गठान से बांस को काटा जाता है। खपच्चों से अनेक प्रकार की टोपियां बनाई जाती हैं। प्रश्न 3, तर्जनी हाथ की किस उंगली को कहते हैं? बाकी उंगलियों को क्या कहते हैं? सभी उंगलियों के नाम अपनी भाषा में पता करो और कक्षा में अपने साथियों और शिक्षक को बताओ। उत्तर, तर्जनी हाथ के अंगूठे के साथ वाली उंगली को कहते हैं। बाकी उंगलियों के नाम है मध्यमा, अनामिका, कनिष्का और अंगुष्ठा। मध्यमा, बीच वाली उंगली। अनामिका, सबसे छोटी उंगली के पास वाली उंगली जिसमें सगाई की अंगूठी पहनाई जाती है। कनिष्ठा, सबसे छोटी उंगली। अंगुष्ठा, अंगूठा। यहाँ जो है हमने चित्र में दिखाया हुआ है। इस पाठ से संबंधित यदि आपके कोई क्वेश्चन है या कोई डाउट है तो अपने क्वेश्चन कमेंट बॉक्स में जरूर पूछें। इस पाठ के नोट्स आप हमारी वेबसाइट से देख सकते हैं। वेबसाइट का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।